नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी भाई बहन जान रहे हैं और आप सबको पता है कि बहुत जल्द ही आपको जो है जीआईसी में ना एलटी ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जहां तक पे अगर हम समाचार पत्रों की बात करें तो लगभग 7,500 से 8,000 तक वैकेंसी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी वैकेंसी है। यद्यपि मैं एक छोटी बात जरूर कहूंगा कि दिखता बाहर से ज्यादा है, जब आता है तो जरूर कम रहता है। तो ये बात जो है जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। खैर ठीक है, पर कोई बात नहीं, नहीं 8,000 आएंगे भाई, 4,000 आएंगे, 5 तो भी 4,000 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम हिंदी विषय की बात करें जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए, तो पिछले दिनों में जीआईसी ने अपना एक नया जो है वो सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ परिवर्तन किए। तो वो चेंजेस क्या हैं, जीआईसी का फॉर्म भर कौन सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है जीआईसी के लिए, जीआईसी के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम हिंदी का क्या है। एक बड़ी उड़ती सी खबर आप सबको भी जो है पता चल रही होगी कि पिछली बार जो जीआईसी प्रवक्ता का पेपर हुआ था उसमें मेंस हुआ था। 400 नंबर का मेंस था, जिसमें कि 100 नंबर का आपका निबंध और वो पत्र आदि था। 300 नंबर का सब्जेक्ट मतलब विषय का प्रश्न था। तो क्या एलटी ग्रेड में भी इस तरह की संभावना है कि प्री और मेंस दो अलग अलग एग्जाम हो सकते हैं? ये बहुत सारे प्रश्नों का मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा जवाब। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ जनाब, मिलेगी बहुत सारी जानकारी, क्योंकि लोग बता रहे हैं आधी अधूरी कहानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एक उम्मीद भरे माहौल में आइए हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपके सामने ये जो दो चीजें लगाई हैं, इनमें यह है एक जो है पहले जो नियम थे और ये प्रतिस्थापित नियम है। आई होप कि अगर आपको देखने में दिक्कत होगी तो ये चीजें आपके पास खुद होंगी पीडीएफ रूप में। जो एक शपथ पत्र की तरह से उनका वो जो है शपथ पत्र करें, जो एक एजेंडा सा जारी हुआ था जीआईसी का। इसमें अगर हम हिंदी की बात करें बेटा, तो हिंदी में स्पष्ट रूप से ये जो पुराना वाला पैटर्न था, इसमें लिखा हुआ है भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। दूसरा लिखा है भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। अब ये प्रश्न आता है कि इन्होंने परिवर्तन क्या किया है। तो इन्होंने लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय या संस्था से एकल विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा। अब देखिए, ये जो समकक्ष इन्होंने लिखा था, तो समकक्ष में जो बहुत सारे एग्जाम आते, उनमें से इन्होंने सीधे सीधे मध्यमा परीक्षा को कर दिया, बाकी को हटा दिया। तो मतलब या तो यूपी बोर्ड से आपने इंटर किया हो, चाहे आपका इंटर में हिंदी संस्कृत रहा हो या एकल विषय से किया हो, ये अलग की बात है, या आपने मध्यमा परीक्षा पास की हो, बस केवल दो चीज यहां चाहिए, तीसरी कोई नहीं। हां, एक चीज और है, भारत में एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। अब यहां जो समकक्ष शब्द था, ये इन्होंने हटा दिया। मतलब अब केवल बीएड,
अब आप कहोगे कि गुरुजी बीएड के अलावा क्या है, तो बहुत बहुत इसके अलावा है चीजें, बहुत सी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने हिंदी के चूंकि विद्यार्थी हैं आप लोग, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज जो है एक शिक्षा विशारद की डिग्री देती थी, शिक्षा विशारद की डिग्री देती थी। वो शिक्षा विशारद जो है वो बीएड के इक्विवेलेंट था, बीएड के बराबर था। ठीक है कि पिछले कई, मुझे लग रहा है आई होप कि 10 वर्षों से उसे बंद कर दिया गया, लेकिन उसके पहले जो है शिक्षा विशारद डिग्री वो देती थी जो बीएड के समकक्ष था। तो ऐसे बहुत सी डिग्रियां अभी भी हमारे यहां हैं जो बीएड के इक्विवेलेंट हैं। तो इसमें देखिए, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, इस जीआईसी के अध्यक्ष को धन्यवाद, मतलब लोक सेवा आयोग को, क्योंकि इन्होंने जो है ये काम इसलिए किया है कि बीएड आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। बीएड में आपको निश्चित सेशन में निश्चित समय में ही सारा काम करना पड़ेगा। वहां क्या है, पता चला कि हम एमए तो 2005 के हैं, अब 2024 चल रहा है, तब से हमने कुछ नहीं किया, तो हमने 2008 की वहां से पैसा देकर के डिग्री ले ली। अब हमारा 2008 में बीएड मान लिया गया, हमें 2008 की मार्कशीट दे दी गई। बहुत सी जगहों पर मैं खुल के कहना चाहता हूं बेटा इस तरह की बातें हैं। तो इसलिए ये जो सबसे पहला हमारा डिस्कशन हुआ कि क्या चेंज हुआ, चेंज केवल दो चीज का हुआ बस। क्या कि अब हम जब योग्यता की यहां बात करते हैं, योग्यता ना, एलटी के लिए हिंदी की योग्यता, तो अब जो हमारी हिंदी की योग्यता, हिंदी की योग्यता, अब बहुत सी बातें मैं यहां आपसे करूंगा किसके लिए, एलटी ग्रेड, एलटी ग्रेड के लिए योग्यता। तो सबसे पहला क्या है, अब यह है कि आपको हिंदी से स्नातक होना चाहिए। मैं बहुत सारी बातें यहां करूंगा बेटा जो लोग नहीं करते हैं, आपको हिंदी से स्नातक होना चाहिए, नंबर 1। अब ये चलो मैं आगे बात करूंगा, पहले लिख लो नहीं बीच में भूल जाऊंगा। नंबर 2, आपका इंटर में संस्कृत होना चाहिए। इंटर, अब यहां ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा है इंटर में संस्कृत हो, या अगर इंटर में संस्कृत नहीं है तो आपने मध्यमा पास की हो, बस केवल 2, और कोई समकक्ष नहीं, मध्यमा पास की हो। नंबर 3, बीएड हो, बीएड ना, बीएड। अब यहां प्रश्न एक और उठता है, प्रश्न ये उठता है कि बहुत से लोग, बच्चों का यह कहना होता है, जिसका किसी ने आज तक यूट्यूब पर आंसर नहीं दिया, मैं आपको दे रहा हूं, कि सर हमारा 2 ही साल बीए में हिंदी था, क्योंकि लोग स्नातक करके भाग जाते हैं, सर हमारा 2 ही साल बीए में हिंदी था, हम क्या करें। माय डियर, आप एलिजिबल हैं। क्यों एलिजिबल हैं, क्योंकि अगर नए विज्ञापन में यह लिख करके नहीं आता है कि 3 साल हिंदी होनी चाहिए, केवल यह शब्द प्रयोग करता है जो यहां इन्होंने प्रयोग किया है कि हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि, तो आपका सेकेंड ईयर तक जो सब्जेक्ट होता है आप उससे ग्रेजुएट माने जाते हैं, आप उससे स्नातक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका सेकेंड ईयर तक है तो आप आराम से दे सकते हैं। अगर नए विज्ञापन में कुछ नया, क्योंकि अब ये जो नया इन्होंने दिया वहां सेम वही चीज लिखा है, जो है विषय के रूप में हिंदी स्नातक। तो एक तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया जो आज तक किसी ने डाउट क्लियर नहीं किया। दूसरी चीज, इंटर वाला मामला समझ में आ गया, बीए में संस्कृत है कोई मतलब नहीं, एमए संस्कृत है कोई मतलब नहीं, इंटर में संस्कृत हो या आपने मध्यमा की परीक्षा पास की हो, आप बीएड के समकक्ष कोई डिग्री लेकर बैठे हैं कोई मतलब नहीं, आपका स्पष्ट रूप से बीएड होना चाहिए। तो अगर आप एलटी ग्रेड की परीक्षा देना चाहते हैं, जीआईसी एलटी ग्रेड की, तो ये तीनों योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं एक प्रश्न और बच्चों का रहता है कि सर जो है क्या अपियरिंग ना, क्या जो है मतलब अपियरिंग मान्य है। तो देखो बेटा मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं कि अपियरिंग कहीं भी मान्य नहीं होता है। अगर हां कुछ जगहों पर यह छूट होती है कि इतने दिन के अंदर आपको यह डिग्री दिखा देनी है, वो एक अलग की बात है ना।
तो अपियरिंग कहीं भी मान्य नहीं होती है। जिस दिन फॉर्म निकलेगा और जब तक उसकी लास्ट डेट होगी उसके बीच ये सारी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। किसी तरह का भी कोई अपियरिंग मान्य नहीं। अब योग्यता के बाद भी एक समस्या और आती है, क्या कि सर हमारी एज लिमिट क्या होगी? भाई हमारी उम्र तो इतनी साल हो गई है, अब क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो भैया देखो, अगर आप उम्र की बात करोगे तो जो उम्र का पिछला हिसाब रहा है वो रहा है 21 टू 40 ईयर। मतलब आपकी उम्र 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब जो विशेष कैटेगरी में छूट मिलती है वो विज्ञापन आने पर ही स्पष्ट होगा कि महिला को कितने वर्ष की छूट दी जा रही है, एससी को कितने वर्ष की छूट दी जा रही है, ओबीसी को कितने वर्ष की छूट दी जा रही है, एसटी को कितने वर्ष की छूट दी जा रही है, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को कितने दिन की दी जा रही है, या एक्स सर्विसमैन को कितने दिन की दी जा रही है। ये विज्ञापन के साथ क्लियर होगा। बट इसका जो सामान्य एक एज क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। तो ये तो मोटा सामान्य तौर पर स्पष्ट, देखिए दुनिया की तरह बहुत घुमा घमा के नहीं हो, मैंने साफ साफ बता दिया कि अगर आप इतनी योग्यता धारित करते हैं, 21 से 40 वर्ष के अंदर आपकी उम्र है, तो आप आराम से जीआईसी एलटी ग्रेड की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रह गई बात योग्यता की। अब योग्यता के बाद अभी हम हिंदी साहित्य के सिलेबस पर नहीं बात करेंगे, थोड़ा हम अब पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। पर पाठ्यक्रम से पहले एक दो चीजों पर हम और बात कर लेंगे। बात हम करेंगे मेंस। अच्छा, सबसे पहली चीज है कि प्री में निगेटिव मार्किंग होगी, ये बात ध्यान रखना। प्री में क्या होगी? निगेटिव। प्री में निगेटिव मार्किंग प्री में निगेटिव मार्किंग होगी, नकारात्मक अंक, मतलब गलत उत्तर के लिए अंक काटे जाएंगे। ठीक है, कितना होगी? वो 1/3 होगी, 1/4 होगी, ये विज्ञापन आने के बाद ही पता चल पाएगा। सामान्यतः 1/4 होता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए, क्या मेंस होगा? क्या मेंस होगा? किसमें? एलटी ग्रेड में। एलटी, क्योंकि अभी तक जो है एलटी ग्रेड में मेंस नहीं हुआ था। पिछली बार जो प्रवक्ता का एग्जाम था उसमें मेंस हुआ था, मैंने बता दिया जीआईसी में कि 100 नंबर का निबंध और पत्र था, 300 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस बार पूरी उम्मीद है, इस बार जो है इस बार पूरी उम्मीद है कि आपका जो है मेंस होगा। अब ये मेंस किस तरह से होगा? क्या प्रवक्ता के पैटर्न पर ही होगा? 100 नंबर का निबंध और पत्र होगा और 300 नंबर का आपका जो है वो होगा, क्या कहते हैं, रिटर्न होगा। अब वो रिटर्न होगा या ऑब्जेक्टिव होंगे ना, या रिटर्न और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे, ये तय करेगा जिस समय विज्ञापन आएगा। पर हां, इतना जरूर है कि ये पूरी संभावना है कि एलटी ग्रेड की नौकरी लेने के लिए आपको एक चरण से नहीं 2 चरण से गुजरना चाहिए। साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं है, जो है देयर इज नो इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अब मुख्य बात ये आती है कि चलो जी ठीक है सर, हम योग्यता धारित करते हैं, हम 21 से 40 एज के अंदर भी हैं, ठीक है, सारा कुछ है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है निगेटिव मार्किंग हो, ठीक है, मेंस के लिए भी तैयार हैं। आई होप कि लगभग 1 लाख बच्चे मेंस देंगे, जहां तक मुझे पद के अनुसार एक अंदाजा लगता है। 1:15 का रेशियो इन्होंने कहा है। तो मान लीजिए कि अगर 1500 सीट, मान लीजिए 5000 वैकेंसी आती है तो 15×5 = 75, लगभग वही 6000 आती, तो 15×6 = 90, मोटा मोटा 1 लाख बच्चे लगभग मेंस लिखेंगे हर सब्जेक्ट को मिला करके, जहां तक मेरा अंदाजा है। ठीक है, ये सब एक अलग की बात है। बट सबसे बड़ी बात है कि पाठ्यक्रम क्या है, हम क्या पढ़ें कि हमारा चयन बन जाए। तो देखिए, एक चीज आप जानते हैं, हाँ इसमें जो है वो एक चीज और है, प्री का ना,
प्री का 120 और 30 का ही रेशियो रहेगा, मतलब 150 क्वेश्चन, 120 जो है आपका विषय और 30 क्वेश्चन जो है ये सामान्य अध्ययन और जीके जीएस, जो भी आप इसको कहते हैं, कोई मतलब नहीं है। मेंस का आगे क्या पैटर्न होगा वो डिसाइड किया जाएगा संस्थान के द्वारा, अलग की बात। अब मूल बात ये आती है कि क्या आपका विषय, आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो बेटे, हिंदी में आपको चूंकि इंटर तक संस्कृत मांगा है, और संस्कृत इसलिए मांगा है क्योंकि अनिवार्य संस्कृत चलती है जीआईसी में भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि संस्कृत का पोर्शन आपको देना ही देना है। बाकी काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, जो मोटा मोटा आप पढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर के हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण और संस्कृत साहित्य, ये पांचों चीजें आपको जो है यहां पढ़नी है। अब इसमें इन्होंने जो सिलेबस दिया है बेटा, जैसे आदिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य, रीतिकाव्य, आधुनिक युग की प्रवृत्तियां, लेखक, काव्य शास्त्र में है रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, भाषा विज्ञान में हिंदी की बोलियां, ध्वनि, देवनागरी लिपि भाषा की संरचना, व्याकरण में वर्तनी है, संधि है, समास है, लिंग वचन कारक, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम, न गद्य साहित्य में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, लघु विधा में जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा, संस्कृत में संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय। तो कुल मिलाकर के अगर हम मोटे मोटे बातों में कहें तो जो आप यूपी टीजीटी का सिलेबस पढ़ते हैं वही सिलेबस आपको यहां भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, प्रश्नों का स्तर का अंतर होता है। जीआईसी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया एग्जाम होता है, और मेन मामला यहां रखता है 30 नंबर का जीएस का। भाई इसमें जो अच्छा कर ले जाता है वो चयनित होता है। तो सिलेबस की भी अगर हमने बात की तो मोटा मोटा हमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य और व्याकरण, यही चीज हमको पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके लिए इस तरह के तमाम सारे वीडियोस बनाता रहूंगा, जो है लेके आपके लिए आता रहूंगा। यहां अभी मैंने आपको केवल जो है दो चीजों पर डिस्कशन किया है। एक की योग्यता आप क्या धारित कर रहे हैं कि आप संतुष्ट रहें कि हाँ हम जीआईसी का भर सकते हैं, और क्या पढ़ना है ताकि थोड़ा अपना स्टडी शुरू कर दें। अब आपके मन में एक बात उठी होगी कि गुरुजी वैकेंसी कब तक। तो बेटा मेरा जहां तक अपना अनुमान है कि विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर विज्ञापन आपके पास होगा। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई कहीं कोई वो है कि मैं वहां से देखकर आपको बता रहा हूं, बट मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुमान है कि 2 महीने में लगभग विज्ञापन आपके पास होगा। तो देखो दोस्त, इतना अच्छा। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जीआईसी की नौकरी जीआईसी की नौकरी है। अब आप कहोगे कि सर इसमें बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं बेटा, जीआईसी की नौकरी। देखिए पहली बात तो वहां आपको किसी भी तरह के, किसी भी मैनेजमेंट या किसी तरह के अन्य दबाव को नहीं झेलना है। आप सीधा सीधा सरकार के उसमें है, आप सीधा सीधा जो है सरकार के अंडर में है। कोई भी चीज अगर प्रदेश सरकार लागू करती है, डीए बढ़ाती है, कुछ करती है, वो सबसे पहला लाभ जीआईसी को मिलता है। किसी तरह की कोई योजना कार्यान्वित होती है, चाहे वो मुफ्त इलाज हो, कुछ भी हो, वो सबसे पहला लाभ जीआईसी को मिलता है। तो कुल मिलाकर के आप एक तरह से कह सकते हैं कि जीआईसी की नौकरी जो है वो सबसे अच्छी। और मैंने देखा है बेटा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से मतलब जो है ये मैनेजमेंट कॉलेजों में जो चयनित अध्यापक हैं, 4 साल 5-5 साल नौकरी करने के बाद जीआईसी में हो गए हैं जब, तो वहां से रिजाइन करके नो, मैंने वहां कहा लोगों ने कि भैया हम नहीं देंगे तुम्हारा अनुभव का, बोले साहब रख लो अपने घर, हम जा रहे हैं। यहां नए सिरे से नौकरी ज्वाइन कर ली, बट जीआईसी ज्वाइन कर लिया। तो वास्तव में जीआईसी की नौकरी बहुत बढ़िया नौकरी है, ठीक है। किसी तरह का कोई सरदर्द नहीं है, बढ़िया नौकरी है, मस्त अपना आराम से जो है। तो बस आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। और जो भी कुछ आपकी जो है मतलब समस्याएं हो, या आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं,
तो आप हमसे जो है शाम 5 बजे सुपर कोचिंग के टीजीटी पीजीटी चैनल पर बुधवार से लेकर के रविवार तक प्रैक्टिस के दौरान अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत जोरदार प्रैक्टिस होती है। तो चलिए बस आज की जो है बात को यहीं विराम देते हैं। आई होप कि आपको एक जीआईसी का मोटा-मोटा सारा आइडिया मिल गया होगा कि पढ़ना क्या है, योग्यता क्या है, ठीक है? और कब तक वैकेंसी आएगी, पदों की संख्या लगभग कितनी हो सकती है, मेंस होगा या नहीं होगा, हैं? और लगभग कितने लोग देंगे मेंस, ये सारे आंकड़े जो है आपको मैंने बता दिए। तो मिलते हैं फिर। बहुत-बहुत धन्यवाद।